स्वागत है आपका निःशुल्क उत्तर लेखन कार्यक्रम में। एरावल द्वारा यूपी-पीसीएस मेंस के उत्तर लेखन के कार्यक्रम को शुरू किया गया। आज हम 2020 में आए हुआ एक प्रश्न, 2019 में आए हुए एक प्रश्न को चर्चा करेंगे, जिसमें हम हड़प्पा शहर का प्रश्न है और प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व है। ये दोनों प्रश्न की चर्चा आपको चित्रात्मक प्रस्तुति के साथ दिया जाएगा। किसी भी उत्तर को लिखते समय किस कीवर्ड्स का कितना इस्तेमाल करना, ये आवश्यक है। इस कार्यक्रम को देख के मतलब वीडियो को देखकर आप उत्तर लेखन को अपना बेहतर बना सकते हैं। यह हम उन बच्चों के लिए बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं जो महँगे फीस अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। हम निःशुल्क कार्यक्रम के द्वारा आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। पहला चलते हैं, इसमें 2 प्रश्न हैं, हमने पहले ही ज़िक्र कर दिया प्रयागराज और हड़प्पा। सबसे पहले हम हड़प्पा का ज़िक्र करेंगे। आप हड़प्पा के प्रश्न में इंट्रो में अगर मेरी तरफ से एक इंट्रो है, तो आप ये ज़रूर बता दीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में जो शहरी नियोजन है, आज स्मार्ट शहरों के लिए एक यूनिक और नवीनतम और न मिटने वाली तकनीक है। ये जो इस जीवंत उदाहरण को रेखांकित करती है। तो एक छोटा-सा इंट्रो लिख के इसे बता सकते हैं। अब इसमें अगर हम बॉडी में जाएँगे मुख्य भाग में, तो आप मुख्य भाग में सबसे पहला हेडिंग ग्रिड पैटर्न को बताइए। तो ग्रिड पैटर्न को बताने के बाद आप कुछ इस तरह इन देखिए उत्तर को में मौलिकता कैसे आती है, आप कुछ इस तरह बताइए। तो उसमें सबसे पहले आप ये दिखा दीजिए कि कार्डिनल दिशाओं का ज्ञान था। मुख्य मार्ग 9 से 10 मीटर चौड़े होते थे। दूसरा, इसमें उत्तर से दक्षिण के दिशाओं का उत्तर से दक्षिण में 80 मीटर का चौड़ा मार्ग फैला हुआ था। तीसरा, आप इसमें बता दीजिए इसे कालीबंगा में किलेबिंदी में ऊपर और निचले शहर के प्रमाण मिलते हैं। वहीं सड़क के कोनों पर यातायात के लिए गोल प्रबंधन, मतलब कोई गाड़ी आए तो ऐसे घूम के चली जाए, बैलगाड़ी ऐसे इस तरह का प्रबंधन देखने को मिलता है। तो आप इसमें इस तरह का लेआउट का उपयोग कर सकते हैं। आप अगले अगर उसमें देखेंगे तो ये बातें वही हैं। इसमें देखिए, ये देखिए किस तरह सिस्टम बना है, कैसे आके यहाँ जाएगा, ये देखिए किस तरह सिस्टम बना है। तो ये ग्रिड पैटर्न, तो ग्रिड पैटर्न को आप दिखा सकते हैं। उसके बाद आप दिखाएँगे जल प्रबंधन पे स्वच्छता कैसे है, जो हमारे इसके आज ज्वलंत उदाहरण, आप घरों की नालियाँ और जो सड़क की नालियाँ होती थी, वो किस तरह से सेफ्टी टैंक से अटैच होती थी। जिसमें ढकी हुई नालियाँ अगर आप बताएँगे कि 30 मीटर तक मैनहोल, मतलब 30 मीटर तक गहरे होते थे। ये 30 मीटर तक क्या होते थे? गहरे होते थे। धौलीवीरा में ऐसे 16 जलाशयों को उदाहरण बता सकते हैं। मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार, ये मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार है। तो इसको आप बता सकते हैं। देखिए किस तरह यहाँ से उतरना होता था, फिर यहाँ आके नहाना होता था, फिर यहाँ से जाके आज हमारी जो भारतीय सभ्यता में जो आप तालाब का संचय देख रहे हैं, कहीं न कहीं ये इसके जीवंत उदाहरण है। फिर अब आप वास्तुकला पे आ जाइए, जिससे सामाजिक जीवन प्रभावित रहा। देखिए, ये ईंटों की संख्या देख लीजिए यहाँ पे। यहाँ पे 4 संबंधित, 2 संबंधित 1, मतलब ये 4, 2, 1, मतलब 4 में इतना 4, 2 संबंधित 1 के अनुपात में। ऐसी 1400 बस्तियों में इसका उपयोग देखा गया और 1400 बस्तियाँ इसके प्रमाण हैं, जिसमें 80% शहरों में बहुमंजिला घर, आंगन और निजी स्नानागार मिले हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे अनेक भंडारों के पास श्रमिक, मतलब अगर अनाज भंडार ये हैं, तो इसके पास श्रमिकों के आवास के रहने की व्यवस्था बनाई गई। तो इस प्रकार से आप उत्तर को लिखने का बता सकते हैं, ठीक? अब अब आप इसकी विशिष्ट संरचना जिसने आर्थिक सहयोग प्रदान किया, जहाँ पे आप उत्पादन, फसलों के भंडारण, किस प्रकार प्रसंस्करण और व्यापार कैसे हुए, इसके उदाहरण मिलते हैं। जहाँ अनाज भंडारण के लिए 60,000 क्यूबिक फीट के अनाज भंडार का क्षमता के अंश मिले हैं। और लोथल में अगर आप जाएँगे तो डॉकयार्ड मिला है। डॉकयार्ड जहाँ पे प्रवाह बंदरगाह, जैसे किसी कहते हैं पानी के आने बाने को बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब बंदरगाह टाइप मिले हैं, जो 218 क्रॉस सेंटीमीटर, 218 मीटर सेंटीमीटर चौड़ा, इस प्रकार के मिले हैं। वहीं अनाज प्रसंस्करण के लिए आपके गोलाकार प्लेटफ़ॉर्म जैसे मिले हैं, जिसमें सैकड़ों श्रमिक लगातार, मतलब इस प्रकार के गोलाकार मिले हैं। कालीबंगा में अगर आप देखेंगे भंडार गृह और अग्निवेद जहाँ पे खाना वाना बनते थे, चीज़ें बनती थी, उसके उदाहरण आपको मिले हैं। तो आप इसमें विशेष संरचनाओं में आर्थिक क्रिया किस प्रकार प्रभावित होती है, ये लिख सकते हैं। अब आप किलेबंदी बना सकते हैं, कैसे एक दूसरे से झगड़ा ना हो, चीज़ें ना हो, किस प्रकार के शहरों को सूचित किया जाए, तो जिसमें उसमें ऊपर उन्होंने क्या है, ऊपरी शहर, निचली शहर और मध्य शहर, इस प्रकार की संरचनाएँ देखने को मिली है। जहाँ पर आप स्टेप माउंट जैसे तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, जो बाढ़ प्रतिरोधक मिट्टी की ईंटों को उपयोग किया गया है। और इनकी सबसे बड़ी बात है कि इनकी 3 स्तरीय किले, मतलब ये वैसे तो 2 शहर के धौलीवीरा एक स्थान है जहाँ पे 3 स्तरीय किले बिंदुओं के प्रमाण मिलते हैं हमको, ठीक है? वहीं सुरकोटका के किले बिंदु में घोड़ों के अवशेष के माध्यम से ये देखा गया है कि कालक्रम में इनकी प्रमुख
चुनौती कालक्रम में इन्होंने किस प्रकार से चुनौतियों को अपने आप को रोका, ये चीज़ देखा जाता है। ठीक है? अब बढ़ते हैं पर्यावरण अनुकूलन। इन्होंने पर्यावरण का भी बहुत ध्यान रखा है। किस प्रकार? इन्होंने अपने घरों की संरचनाओं, जो शहर की संरचनाएँ की है, वो पर्यावरण के जैसे हवा आए, एक तरफ से आए, दूसरी तरफ से निकल जाए। जैसे स्थानीय पेड़ों का अध्ययन किया गया, जल संसाधन पर ध्यान दिया गया, शहरी नियोजन का अनुकूल बनाया गया है। ठीक है? वर्षा जल के संचय के लिए ऊपर छतों पर जलाशय बनाए गए। ठीक है? औद्योगिक प्रदूषण करने के लिए अलग से कारीगरी क्षेत्र का निर्माण किया गया है और सिंचाई की नहरें के साथ कृषि भूमि की योजना के आवास के समर्थन के बिंदु यहाँ दिखाई देते हैं। ठीक? इस तरह आप हड़प्पा सभ्यता का जो नियोजन है उसके बारे में लिख सकते हैं। इसमें मुख्यतः 4-5 हेडिंग है, जैसे ग्रिड पैटर्न, इसकी वास्तुकला, ठीक है? वास्तुकला, इसकी जल निकासी क्षमता, ठीक है? उसके बाद इसकी आर्थिक योजनाएँ कैसे चली, उसके बाद इसकी किलेबंदी, जो रणनीति किस प्रकार से इसकी किलेबंदी है, ये, और सबसे बड़ा पर्यावरण अनुकूलन के लिए इन्होंने कैसे काम किया। जैसे अगर आप इनके देखेंगे तो जो इनके नालियाँ होती थी या द्वार होते थे वो इस प्रकार बनाए जाते थे जिससे पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान ना हो। ठीक? अब इसकी आप एक निष्कर्ष लिख दीजिए। इसमें निष्कर्ष में आप ये लिखिएगा कि ये ऐसा प्रथम व्यवस्थित शहर है जो मानव के इतिहास में आज तक सोचनीय विषय है कि उस समय के मानव कितने डेवलप थे, जो आज के बारे में सोचते थे। यांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग का एक सबसे बेहतर उदाहरण, और जल विज्ञान, आज हम उस चीज को, जल विज्ञान का इतना बेहतरीन सुंदर उदाहरण है कि जिससे जलवायु विज्ञान और जलवायु परिवर्तन की हमें गहरी समझ मिलती है। इस प्रकार से आप इसको निष्कर्ष रूप में लिख सकते हैं। ठीक? अब बढ़ते हैं हम इसके दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व के बारे में पूछा गया है। ठीक है? यही सेम प्रश्न 2018 में भी शायद पूछा गया था, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। ठीक है? अब इसे तीर्थ का राजा कहा जाता है। आप ये पॉइंट बताएंगे, इसे तीर्थ का राजा कहा जाता है। पवित्र भूगोल में इसे प्राचीन भारत में अद्वितीय स्थान दिया गया है। इसे तीनों नदियों के संगम के बारे में बताया गया है कि 3 नदियों का संगम, और वैदिक काल से लेकर आज तक ये अध्यात्म का केंद्र बना हुआ है। जहाँ अल-बरूनी ये ज़रूर लिखता है कि हिंदू मानते हैं कि उनके प्रयाग में गंगा यमुना के मिलने पर असंख्य जन्मों के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। ठीक? अब इसमें इसका भौगोलिक और ब्रह्मांडीय महत्व उसके बारे में आप लिखे। आप बताएँगे कि यहाँ त्रिवेणी संगम पे नाड़ी चक्र मतलब ये आपके लिए पहला शब्द हो सकता है, मतलब कभी सुना नहीं हो, लेकिन यहाँ नाड़ी चक्र का महत्व मिलता है, जिसमें इंडा नाड़ी, पिंगल नाड़ी और सुरसा नाड़ी का के बारे में बताया गया है। हाँ, ऐसा हमारे वेदों में मिलता है। वहीं ऋग्वेद में इसे प्रयाग के नाम से गाया गया है। खगोल में इसे कर्क रेखा के स्थित होने के कारण इसका खगोलीय महत्व दिखता है। सोचिए, मत्स्य पुराण में से पृथ्वी की नाभि बताई गई है। ये देख रहे हैं, ये हम सभी बिंदु जो है आपको बता रहे हैं, ये नए बिंदु हैं। अब आपको सोचना होगा इन नए बिंदुओं पर उत्तर कैसे लिखना है। आप अगला बिंदु बनाइए, इसे राजनीतिक संरक्षण कैसे मिला, ये राज्य की संरक्षण का केंद्र कैसे बना। तो आप बताएंगे कि हर्ष के समय इसके राज्य की संरक्षण का केंद्र बना। समुद्रगुप्त के समय प्रयाग प्रशस्ति पत्र द्वारा हमें इसकी राजनीतिक स्थापना की केंद्र मतलब जानकारी मिलती है। अशोक स्तंभ से बौद्ध और पुराण के सम्मान के आदेश की जानकारी मिलती है। ठीक है? वहीं कुषाण के सिक्कों में संगम देवता का जो चित्र है, इससे हमें इसके राजनीतिक संरक्षण का केंद्र की जानकारी मूलतः मिलती है। धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो ये एक पवित्र स्थान है, ये राजकीय दान का केंद्र है। यहाँ शिलालेख और प्रशस्तियों का संगम मिला है, जिससे धार्मिक उत्सवों की जानकारी मिलती है जो राजनीतिक वैधता को बेहतर बनाते हैं। ठीक? अब इसके सामाजिक की बात कर लें। सामाजिक में कुंभ मेला हर 12 वर्ष पे यहाँ लगता है। ठीक है? प्रतिवर्ष तो कुंभ मेला लगता है, महाकुंभ जो है 12 वर्ष पे लगता है। पिंडदान की तुलना यहाँ वैद और लोक परंपराओं में पिंडदान की जो बात की गई वो यहाँ इसके जीवंत उदाहरण वहाँ अक्षय वट है, जो सभी संप्रदायों के लिए सीमाओं को पूछता है। ठीक है? और सबसे बड़े इसकी सांस्कृतिक विशेषता, जहाँ जनजातियों के देवताओं के पौराणिक ग्रंथ भी यहाँ पे इसके जीवन प्रमाण मिलते हैं। ठीक? अब इसकी बात कर लेते हैं, इसके आर्थिक केंद्र की बात कर लेते हैं। अगर आर्थिक केंद्र की बात करें तो राजनीतिक स्थान ये गंगा यमुना का नियंत्रण स्थान है, और ये चीन के रेशम स्थान से जुड़ा हुआ है, जैसा कि प्रयाग मार्ग से जाना जाता है। यह फेरी का अधिकारी गुप्त तांबों के, जैसे गुप्तों के जो तांबे की प्लेटें होती थी उसमें इसका उल्लेख मिलता है। ठीक? तीर्थ यात्रियों की अर्थव्यवस्था, यहाँ हजारों नाविक आते हैं, हजारों पुजारी आते हैं जो इसकी अर्थव्यवस्था से समर्पित होते हैं। और शिल्प कला का केंद्र से शिल्प विशेषता मिलती है, क्योंकि यहाँ अनेक प्रकार की पांडुलिपि, अनेक प्रकार के खगोलीय उपकरण के उत्पादन देखे जाते हैं। इस वजह से इसका आर्थिक केंद्र और व्यापार नेटवर्क के लिए महत्व देखा जाता है। अब चलते हैं इसके लास्ट पे। ठीक है? अब इसका आप क्या करेंगे,
एक निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में आप क्या बताएँगे? निष्कर्ष में आप ये बताएँगे कि ये सभ्यताओं का संश्लेषण करता है। यहाँ बहुत सारी परंपराओं का प्रतिस्पर्धा का समन्वय का केंद्र देखा जाता है। यह बहुलता को अवशोषित करके प्रतिभा को निखारने का मार्ग देखा जाता है। ये भौगोलिक धर्मशास्त्र का केंद्र है, जिससे अध्यात्म आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक? अब ये समाप्त होता है। आज ये वीडियो आपको कैसा लगा? हमें ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि इस प्रकार के वीडियो आपको आते रहें और निःशुल्क उत्तर लेखन पीवाईक्यू की श्रृंखला लगातार चलती रहे। अगर वीडियो अच्छा लगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसे वीडियो आपको और जल्दी देखने को मिलेंगे।